सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया स्नेह सम्मेलन। कहा अटल जी के सम्मान में लगाई थी कुर्सियां। नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई तो बीजेपी एमपी प्रियंका सिंह ने पिता को पर्सनल स्टाफ से हटाया। पीएम ने पहले ही दी थी हिदायत, रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में न रखें। राजस्थान कांग्रेस विधायक भंवर शर्मा ने पार्टी से हुए सस्पेंड। भंवरलाल ने राहुल गांधी को जोकरों की कंपनी का एमडी कहा था। भंवरलाल ने कहा कई कांग्रेसी नेता मेरे पक्ष में। बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड में 3 आरोपियों ने कबूला गुनाह। मीरा कुमार और मायावती पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। बीएसपी सुप्रीमो ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। और दिल्ली के सदर बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 की मौत, 11 घायल। बिल्डिंग के मालिक का पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रवण न्यूज। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नए प्रधानमंत्री, नया अंदाज, न वो कुछ भूल रहे हैं और न कुछ भूलेंगे। बारी बारी सबको धन्यवाद कर रहे हैं। आज बारी थी कार्यकर्ताओं की, लिहाजा नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। नरेंद्र मोदी ने पुराने दिन याद करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी मुख्यालय में बहुत दिन बिताए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कुर्सियां भी लगाई। कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड में बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आते उस समय ये कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को क्रेडिट देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र का स्वभाव है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र बसता है। लोकतंत्र ये स्वभाव है, यहां के डीएनए में है, यहां की जेनेटिक सिस्टम में है। वरना गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति 44 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे आकर के राजनीतिक कार्यक्रम में कैसे हिस्सा ले सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे सोशल साइंटिस्टों ने उतनी मात्रा में शायद इसका अध्ययन नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और कहा कि ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया को एक दिन जरूर मानेगी। चुनाव का स्केल इतना बड़ा है, लेकिन उसको जिस रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, न हमारा इलेक्शन कमीशन भी कर पाया है और न ही हम राजनीतिक दलों के रूप में भी कर पाए हैं। लेकिन कभी न कभी तो विश्व के सामने ये बात आनी चाहिए कि भारत में लोकतंत्र ये स्वभाव है, दुनिया के सामने आना चाहिए। वो अभी तक तो आता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद वो जरूर विश्व इसकी चर्चा भी करेगा और विश्व उससे बहुत कुछ पाएगा, ऐसा मेरा। रुख करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू का। महंगाई तब भी थी, महंगाई आज भी है। सत्ता बदलती है तो देश की आवाम में एक आस जग जाती है और महंगाई से राहत मिलेगी इस तरह की। सवाल सिर्फ सरकार के रवैये का नहीं है, सवाल है कोई सरकार आम जनता को लेकर कितनी सजग है। बेशक डीजल 50 पैसे महंगा हुआ, लेकिन आज देश की हालत पर तो 50 पैसे भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि हालत आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपये के पार पहुंच चुका है।
कैसे आएंगे अच्छे दिन। मोदी सरकार में गरीब के दिन, डीजल में आग, जनता परेशान। यूपीए की नीतियों पर चली मोदी सरकार। महंगाई की मार से नाता पुराना है, नई सरकार में नीतियां पुरानी है। दावे ठोस है पर जनता पर चोट है। महंगाई की मार ने कांग्रेस को सत्ता की चौखट से बेदखल कर दिया। गरीब को दर्द था भूखे रहने का, दर्द था हरी सब्जियां न खाने का, दर्द था आजाद हिंदुस्तान में महंगाई का गुलाम होने का। जनतंत्र ने गणतंत्र की गद्दी पर चेहरे का मुखौटा बदल दिया, पर बदले मुखौटे ने भी गरीब की बची आस पर पानी फेर दिया। मोदी कहते थे, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। लीजिए, बदल गई देश की तस्वीर। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। हाँ, महंगाई चुनावी भाषण में कम हुई होगी, पर हकीकत में आज भी महंगाई का रुतबा बरकरार है। सरकार के लिए 50 पैसे का मतलब क्या होता है? शायद 5 के साथ एक जीरो भर होगा, लेकिन अब गरीब के लिए एक दिन में 50 पैसे, महीने में 15 और साल में 180 रुपए होते हैं। जो सरकारें अपने राज्य में 5, 10 और 12 रुपए में पेट भर खाने का दावा करती थी, जिस गुजरात सरकार के राज्य में एक दिन में 17 रुपए कमाने वाला अमीर होता है, तो उस सरकार को 50 पैसे महंगाई का दर्द कैसे पता होगा? दर्द का पता तो उस हिंदुस्तानी को होगा जिसे इसका कर्ज चुकाना होगा। डीजल के दाम बढ़े तो सब कुछ महंगा होगा। महंगी होगी 2 वक्त की रोटी, 2 मील का किराया, महंगा होगा 2 बूंद पानी। देश भूखा रह लेगा, धूप में पैदल चलेगा, लेकिन हिसाब कौन देगा? सरकार को बदलना होगा उस नीति को जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। यूपीए सरकार ने जनवरी 2013 में डीजल पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए हर माह इसकी कीमत 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की अनुमति दी थी। ये कैसी सरकार की नीति है कि गरीब बेबस और आम जनता महंगाई सहने को मजबूर है, और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 50 पैसे महीने डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मोदी अगर इसी नीति पर चलते रहे तो 1 साल में डीजल के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़े दाम से उनका क्या होगा जो ठंडे कमरे में बैठकर आदेश देते हैं, जो कलम की स्याही से महंगाई के ग्राफ को ऊपर करते हैं। लेकिन मोदी युग में गरीब कहाँ होगा, ये वक्त बताएगा। आज गरीब मोदी युग में गरीबी कम होने का आस लगाए बैठा है। हाँ, अगर महंगाई नहीं रुकी तो मोदी 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 की जगह महंगाई 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 जगह ले लेगी। अभिषेक तिवारी, चैनल 1 न्यूज। 3 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार डीजल के दाम बढ़ाए गए। इसके पहले 12 मई को मतगणना के आखिरी चरण के ठीक बाद 1 रुपए 9 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तब सरकार मनमोहन सिंह की थी, लेकिन अब सरकार मोदी की है। तो सवाल उठता है कि क्या 65% जागे हुए वोटर्स को सरकार की तरफ से यह महंगाई का इनाम मिला है? कहावत है, चुनाव से पहले कम है, चुनाव के बाद ज्यादा होगा। आप मुझे वोट दो, मैं आपको वोट के बदले महंगाई भेंट करूंगा। जनता के नाम के रूप में महंगाई की सौगात दूंगा। इसीलिए आज तक जनता बेचारी ये तय नहीं कर पाई कि नेताओं की चाल और चलन में कितना फर्क है। चुनाव के पहले जनता को महंगाई से राहत देने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री से 3 सिलेंडर मांगे, लेकिन चुनाव के ठीक बाद डीजल के दाम में 1 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। हैरानी इस बात की कि आखिरी चरण 12 मई को था और 12 मई की रात को ही डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। तब सरकार मनमोहन सिंह की, लोग खामोश थे कि सरकार बदल रही है, हो सकता है महंगाई भी रुक जाएगी।
ठीक 18 दिन बाद डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये एक इनाम था जागे हुए 65% वोटरों के लिए जिन्होंने मतदान में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। यूपी के बदायूं में 2 सगी बहनों के रेप के आरोपों से घिरी सपा सरकार को ये मुद्दा रेप से बड़ा दिख रहा है। इंसाफ की आस में परिजनों की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के जरिए डीजल मूल्यों में की गई मामूली बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर जगह जगह ट्रेन रोक रखना विरोध प्रदर्शन में। इलाहाबाद से सारनाथ जा रही ट्रेन को रोक दिया गया, जिसके चलते यात्रियों को इस चिलचिलाती गर्मी में मुश्किल उठानी पड़ी। क्या सरकार खुद के फायदे की बात करती है? तो उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीजल के दामों को बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिए जाने की अपील की। तो अब सवाल उठता है कि क्या जनता को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है? क्या जनता को इनाम के रूप में 1 महीने में 2 बार महंगाई की सौगात दी जाती है? क्या केंद्र सरकार को एक बार फिर फैसले में सोचने की जरूरत है? क्या अपना काम बनता तो महंगाई झेले जनता की नीति? दरअसल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर सामान महंगा हो जाता है। ज्यादातर सामान एक तरफ से दूसरे तरफ भेजे जाते हैं। माल ढोने वाली गाड़ी डीजल से ही चलती है। डीजल के दाम बढ़े तो अब किराया बढ़ेगा, सब्जी भी महंगी होगी। तो क्या मोदी सरकार के सारे दावे झूठ हो जाएंगे? क्या मोदी भी महंगाई रोकने में नाकाम रहेंगे? जनता किसको सच माने, सपा के धरने को या जयललिता के मोदी के दिए गए संदेश को, या फिर मोदी के बड़े हुए वादों को जो मोदी ने चुनावी भाषणों के दौरान देश में? अभिषेक तिवारी, चैनल न्यूज। बदायूं में हैवानियत का नंगा नाच हुआ, दरिंदे गिरफ्तार हुए, तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा। मासूमों के परिजनों को राजनीतिक दिलासा मिली, लेकिन इंसाफ के लिए वो अब भी बाट जोह रहे हैं। बदायूं बना राजनीतिक अड्डा। पहले राहुल गांधी, अब मायावती का दौरा। बदायूं यूपी का एक ऐसा जिला जो इस वक्त राजनीति का अड्डा बन गया है। सभी राजनीतिक एक के बाद एक बदायूं का दौरा करते हैं और वहां पहुंचकर एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को अव्वल साबित करने में जुटे हैं। राजनीतिक पार्टियां यहां आकर पीड़ित परिवार से सहानुभूति जताती हैं, लेकिन उसमें राजनीति की अजीब सी बू छिपी होती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती बदायूं पहुंची तो वाजिब था कि वो अखिलेश सरकार को रडार पर ले। लिहाजा उन्होंने अन्ना के अंदाज में शुरुआत की और कहा, अगर पुलिस और प्रशासन परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो मैं दिल्ली लखनऊ छोड़कर यहीं बदायूं में धरने पर बैठ जाऊंगी। परिवार से मुलाकात के बाद मायावती ने उस जगह की ओर कूच किया जहां दरिंदगी की हद पार की गई थी। हैवानियत का नंगा नाच हुआ था। 2 मासूमों की अस्मत को न सिर्फ तार तार किया गया था, बल्कि उनसे जीने का हक भी छीन लिया था। अब बारी थी छलनी में पानी को समेटने की, तो बहन जी ने पीड़िता के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बदायूं पहुंचे थे और यूपी सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। देखकर अच्छा लगा, अपनी सरकार में दामनी पर हुए अत्याचार पर चुप्पी साधने वाले कांग्रेसी प्रिंस बदायूं में दूसरों की त्रुटि गिना रहे थे। अचंबा ना भी हो, क्योंकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। राहुल बोले और जुबान से सीबीआई जांच की बात निकली। महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती है। यहाँ पे न्याय की जरूरत है और जो आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है उससे मैं सहमत हूँ। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी से भी जरूरी न्याय मिलना चाहिए। पहले राहुल, अब मायावती, दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। कई पुलिस वालों पर गाज भी गिर चुकी है। लेकिन बदायूं की बहनों, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे बलात्कारी अभी जिंदा है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या।
चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाद वो